गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन। आज अपन पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 3, हमें संसद क्यों चाहिए। बेटा हम सभी जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका को भारत में संसद कहा जाता है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है हमें संसद क्यों चाहिए, हमें संसद की क्यों आवश्यकता है। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। हमारे भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया है। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता अर्थात भाग लेना और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक पार्ट हैं। तो आज जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम ये जानेंगे कि जनता निर्णय प्रक्रिया में कैसे भाग लेती है और जो लोकतांत्रिक सरकार है तो इसमें नागरिकों की सहमति कितना महत्व रखती है। इन विचारों के संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। निर्णय प्रक्रिया में जनता की भूमिका की जो अभिव्यक्ति है वो अपन किस में देख सकते हैं, संसद में। तो इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। अंकुश यानी नियंत्रण। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय यानी मुख्य तत्व। तो आज बेटा अपन देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था किन चीज़ों से मिलकर के बनती है और लोकतंत्र में नागरिकों के भाग लेने की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति हम किस रूप में देख सकते हैं, संसद के रूप में। तो जो ये आज अपना चैप्टर है उसमें हम ये सीखेंगे कि जो देश की संसद है किस तरह नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेना सिखाती है और किस प्रकार सरकार पर नियंत्रण रखती है, सरकार को कंट्रोल करती है। तो इस आधार पर अपन मान सकते हैं कि जो भारतीय संसद है लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक तो इस तरह बेटा अपन जानते हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र है इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व संसद है और ये संविधान का केंद्रीय तत्व भी है। ये अपन देख सकते हैं बेटा अपना संसद का जो भवन है वो इस चित्र में दिखाया गया है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, अर्थात जनता को फैसला क्यों लेना चाहिए, ये अपन सीखेंगे इसमें। जैसा कि हम जानते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था और इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की यानी समाज के बहुत सारे लोगों की, समुदायों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। अलग अलग जो पृष्ठभूमि थी लोगों का, अलग अलग तरह के लोग थे। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। सभी लोग स्वतंत्रता चाहते थे, समानता चाहते थे और ये चाहते थे कि जो देश की शासन व्यवस्था चलाई जाए उसमें हमें भी भाग लेने का अवसर मिले। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। औपनिवेशिक यानी जब अंग्रेजी शासन था तो वो ब्रिटेन की सरकार से, जो अंग्रेजी सरकार थी भारत में, उससे जनता डरी हुई रहती थी। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, यानी उनकी जो अंग्रेजी सरकार थी उनसे जो उनके जो फैसले थे उससे भारतीय जनता सहमत नहीं थी। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। अगर अंग्रेजी सरकार के जो फैसले होते थे उनकी भारतीय लोग आलोचना करते तो उन्हें दंड दिया जा सकता था।
स्वतंत्रता आंदोलन ने स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे। देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ और जो राष्ट्रवादी नेता थे ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने लगे, अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। बेटा कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसने ये मांग कर डाली कि जो विधायिका है, उस समय जो विधायिका थी उसके सदस्य निर्वाचित होने चाहिए और वो बजट पर चर्चा कर सकें, प्रश्न पूछ सकें, इसका अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम था, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को शुरू किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया, नहीं आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। कहने के लिए विधायिकाएं थी, लेकिन कुछ भी निष्पक्ष नहीं था, पारदर्शी नहीं था। न तो वयस्क नागरिक वोट डाल सकते थे, न निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसे कि बेटा अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। सरकार को ध्यान रखना होगा कि जनता की क्या मांगे हैं, जनता की क्या इच्छाएं हैं और उनकी आवश्यकताएं क्या है। उन आवश्यकताओं को पूरा करना सरकार का दायित्व था। तो बेटा जो ये अपन चित्र देख रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, इस चित्र में एक जो मतदाता है वो क्या देख रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको अपन क्या कहते हैं ईवीएम। तो ईवीएम का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता। तो बेटा आपका प्रश्न यहाँ पर बन गया है, ईवीएम का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि भारत में ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहली बार कौन से चुनाव में किया गया। 2004 के आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। बेटा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसका अर्थ होता है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक भारत में मतदान कर सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। तो आपका यहाँ पे एक प्रश्न बन गया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। भारत में इसकी आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष प्राप्त प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है। लोग और उनके प्रतिनिधि, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। प्रस्थान बिंदु जहाँ पर अपन शुरुआत करते हैं किस चीज़ की। तो लोकतंत्र में किस चीज़ को महत्वपूर्ण माना गया, सहमति को, सभी लोगों की आपसी सहमति। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी, यानी लोगों की इच्छा, उनकी हाँ और उनका भाग लेना। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है, उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। तो इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण सोच क्या होती है, व्यक्ति या नागरिक सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है, जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। मंजूरी यानी सहमति देने का एक तरीका क्या है, चुनाव।
लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुनाव यानी चयन करना। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जनता के द्वारा चुने हुए, निर्वाचित किसे कहेंगे? जनता के द्वारा चुने हुए। और जिस ग्रुप को बहुमत प्राप्त होता है, निर्वाचित प्रतिनिधियों में से जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को ही संसद कहा जाता है। तो बेटा संसद किसे कहेंगे? जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के सदन समूह को संसद कहा जाता है। अंडरलाइन कर लें, प्रश्न भी बन गया, आपका आंसर है संसद किसे कहते हैं? जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। ये संसद सरकार को नियंत्रित, कंट्रोल करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं।